हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी री। सो इस वीडियो के अंदर हम बिजनेस इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। बेसिकली बिजनेस इकोनॉमिक्स को हम मैनेजर इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। तो जब भी एग्जाम में बिजनेस इकोनॉमिक्स या मैनेजर इकोनॉमिक्स आते हैं, इसका मतलब सेम ही होता है, ठीक है। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स ऐसी ब्रांच होती है इकोनॉमिक्स की जिसके अंदर हम इकोनॉमिक थ्योरीज को अप्लाई करते हैं। इकोनॉमी के अंदर जितने भी प्रिंसिपल्स है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, उसको अप्लाई करते हैं। जो भी मेथडोलॉजीज ऑलरेडी डिसाइड हो रखी है उसको अप्लाई करते हैं। एंड ये सारी चीजों को हम अप्लाई क्यों कर रहे हैं? इन सारी चीजों को हम अप्लाई इसलिए करते हैं बिकॉज हमें रियल वर्ल्ड बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है एंड अपने डिसीजन को इफेक्टिव बनाना होता है। इफेक्टिव डिसीजन क्यों बनाएंगे हम अपने डिसीजन को? अगर हमारा डिसीजन इफेक्टिव नहीं रहेगा, अच्छा डिसीजन नहीं रहेगा, तो क्या फायदा उस डिसीजन का जब वो हमारी बिजनेस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व ही नहीं कर पाएगा। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स भी कंपनी की हेल्प करती है इकोनॉमी थ्योरीज को, प्रिंसिपल्स को, मेथडोलॉजीज को अप्लाई करने में, ताकि बिजनेस के अंदर एट प्रेजेंट टाइम पे जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन निकाल सके एंड एक इफेक्टिव डिसीजन ले सके। जो बिजनेस इकोनॉमिक्स होता है वो बिजनेस की हेल्प करती है कई सारे एरियाज में, जैसे कि प्रोडक्शन हो गया, प्राइसिंग हो गया, कॉस्ट मैनेजमेंट, डिमांड एनालिसिस, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये सारे की एरियाज होते हैं जिसमें बिजनेस इकोनॉमिक्स काफी ज्यादा हेल्प करता है कंपनीज की। एग्जाम्पल ले लेते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स को अच्छे तरीके से समझने के लिए। सपोज करते हैं एक मोबाइल फोन कंपनी है एंड वो जो कंपनी है वो बिजनेस इकोनॉमिक्स का यूज करती है इस चीज को डिसाइड करने के लिए कि अभी जो उन्होंने लेटेस्ट मॉडल निकाला है मोबाइल का, उसका प्राइस क्या रखना चाहिए। तो वो बिजनेस इकोनॉमिक्स का यूज करिए, तो अब वो क्या करेंगी, डिमांड को एनालाइज करेंगे, कंपटीशन देखेंगे और प्रोडक्शन कॉस्ट को देखेंगे प्राइस को रखने के लिए। इन तीनों चीजों को क्यों देखेंगे? बिकॉज ये जो तीनों चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, की फैक्टर्स है प्राइस को डिसाइड करने के लिए। डिमांड एनालाइज करना, डिमांड एनालाइज करने का मतलब होता है कौन कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं अभी मार्केट के अंदर जो कि हमारा लेटेस्ट मॉडल लेने के लिए तैयार हैं। तो हमारी मार्केट के अंदर कितनी डिमांड है हमारे प्रोडक्ट को लेकर। कंपटीशन, यानी कि कौन कौन सा हमारा कॉम्पिटिटर है मार्केट के अंदर जिससे हमें compete करना है। नेक्स्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, उस मोबाइल फोन को बनाने के लिए हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी लगी है। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो कि कंपनी एनालाइज करेगी विद द हेल्प ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड इन्हीं के बिहाफ पर कंपनी अपना प्राइस रखेगी। नाउ अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स की। सो जो बिजनेस इकोनॉमिक्स होता है उसका जो नेचर होता है वो हमें बताता है कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में एंड हमारी हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग करने में इन एनी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या फिर बिजनेस। इसको वन बाय वन पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारा पॉइंट आता है दैट इज अप्लाइड इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स को, प्रिंसिपल्स को, मेथडोलॉजीज को, रेगुलेशंस को अप्लाई करती है, जैसे कि सप्लाई एंड डिमांड। किस में अप्लाई करते हैं? रियल वर्ल्ड बिजनेस प्रॉब्लम्स, यानी कि एट प्रेजेंट में कंपनी को क्या प्रॉब्लम्स है उस पर हम बिजनेस इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जैसे कि डिमांड और सप्लाई की प्रॉब्लम। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक रेस्टोरेंट का ऑनर है, वो डिमांड एनालिसिस का यूज करता है ये डिसाइड करने में कि कितनी जो मील्स है वो प्रिपेयर होनी चाहिए डेली, यानी कि डेली रेस्टोरेंट में कितनी मील्स बननी चाहिए। उसके लिए क्या करता है, वो डिमांड एनालिसिस का यूज करता है। डिमांड एनालिसिस के अंदर वो बेसिकली क्या पता करना चाह रहे हैं कि मेरे रेस्टोरेंट के अंदर डेली बेसिस पर कितने कस्टमर्स आ सकते हैं। तो उसी के बिहाफ पे जो रेस्टोरेंट ऑनर होगा वो मील्स प्रिपेयर करेगा अपने रेस्टोरेंट के अंदर। अब मैं सेकंड नेचर की बात करूँ तो सेकंड नेचर होता है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक इन नेचर। तो जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो नेचर वाइज माइक्रो इकोनॉमिक होती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स से मेरा क्या मतलब है? माइक्रो इकोनॉमिक्स से मेरा मतलब होता है कि जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो इंडिविजुअल पर, फर्म्स पर और कंज्यूमर्स पे फोकस करती है रेदर देन द होल इकोनॉमी। कभी भी बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर पूरी कंट्री पे फोकस नहीं करा जाता, होल इकोनॉमी पे फोकस नहीं करा जाता, बल्कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट के ऊपर फोकस करा जाता है। अब चाहे वो सेगमेंट एक इंडिविजुअल हो, कंज्यूमर हो या फिर फर्म हो। जो बिजनेस इकोनॉमिक्स होती है वो बिजनेस के बारे में पढ़ती है कि बिजनेस को किस तरीके से ऑपरेट करना चाहिए, एक कंपनी को किस तरीके से डिसीजन लेना चाहिए ताकि जो उनका डिसीजन है फ्रूटफुल हो, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं क्लोथिंग ब्रांड का। जो क्लोथिंग ब्रांड है वो बेसिकली कंज्यूमर की प्रेफरेंस को स्टडी करेगा, ठीक है, एंड कंज्यूमर की क्या प्रेफरेंस है, क्या वांट्स है, क्या नीड्स है, उसी के बेस पर वो चीजें बनाएंगे। एंड प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज को भी वो स्टडी करेगा कि हमें अपने प्रोडक्ट की क्या प्राइसिंग रखनी चाहिए जिससे हमारी जो सेल है वो मैक्सिमाइज हो, हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कर सके। प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए हमारा, इस चीज पे फोकस करेगा। नाउ हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज डिसीजन ओरिएंटेड। जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो टूल्स प्रोवाइड करता है कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को, एंड जो कंपनी है वो इन टूल्स का यूज कर कर इफेक्टिव डिसीजन ले पाती है इन रिगार्ड विद द प्रोडक्शन, प्राइसिंग, इन्वेस्टमेंट एंड मार्केटिंग।
यानी कि कई सारे टूल्स का वो यूज़ करता है कोई भी बिज़नेस, एंड टूल्स का यूज़ करने के बाद वो ये पता करता है कि उन्हें प्रोडक्शन कितनी करनी है, प्राइस क्या होना चाहिए उनके प्रोडक्ट का, अगर उन्हें इन्वेस्ट करने अपने पैसे तो कहाँ पर उन्हें इन्वेस्ट करने चाहिए, एंड मार्केटिंग की कौन-कौन सी स्ट्रैटेजीज़ उन्हें अडॉप्ट करनी चाहिए, दैट इज़ ट्रेडिशनल मार्केटिंग। उन्हें अडॉप्ट करनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रेडिशनल मार्केटिंग, न्यूज़पेपर के अंदर आप आर्टिकल दे रहे हो, टेलीविज़न पे आप मार्केटिंग कर रहे हो, एंड या फिर उन्हें डिजिटल मार्केटिंग अडॉप्ट करनी चाहिए, यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज करके अपने जो प्रोडक्ट होता है उसको प्रमोट कर रहे हो। ठीक है, तो डिसीजन में हेल्प करती है। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर भी, एक कंपनी है एंड कंपनी को डिसाइड करना है कि उन्हें अपनी फैक्ट्री एट द प्रेजेंट टाइम एक्सपैंड करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। अब जब कंपनी इस चीज को डिसाइड कर रही है कि उन्हें अपनी फैक्ट्री एक्सपैंड करनी है या फिर नहीं कर रही, तो इसके लिए कंपनी क्या करेगी, कॉस्ट को एनालाइज करेगी। कॉस्ट यानी कि क्या कॉस्ट लगी, अगर कंपनी अपनी फैक्ट्री को एक्सपैंड करती है तो उसकी उन्हें कॉस्ट क्या पड़ेगी, साथ के साथ क्या उनकी इतनी डिमांड है कि उन्हें नई फैक्ट्री की जरूरत है या फिर नहीं है। फोर्थ हमारा नेचर आता है, दैट इज यूजेस थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स हमेशा से थ्योरीज को अप्लाई करती है, थ्योरीज का यूज करती है, चाहे वो डिमांड के ऊपर हो, सप्लाई, प्रोडक्शन, कॉस्ट के ऊपर हो, हर एक चीज के ऊपर बिजनेस इकोनॉमिक्स थ्योरीज को अप्लाई करती है। एंड वो थ्योरीज को अप्लाई इसलिए करती है ताकि जो भी एट प्रेजेंट बिजनेस परफॉर्मेंस होती है उसे वो इम्प्रूव कर सके। यहाँ पर भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कार मैन्युफैक्चर का। तो जो कार मैन्युफैक्चर है वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का यूज करता है इस चीज को डिटरमाइन करने में कि उन्हें इलेक्ट्रिक व्हीकल इंट्रोड्यूस करना चाहिए मार्केट के अंदर या फिर नहीं करना चाहिए। मतलब उन्हें बेनिफिट होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल को इंट्रोड्यूस करने में मार्केट सेगमेंट के अंदर या फिर बेनिफिट नहीं होगा। नेक्स्ट नेचर आता है, दैट इज डायनेमिक इन नेचर। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स हमेशा से डायनेमिक रहा है नेचर में। डायनेमिक का मतलब होता है चेंज होते रहना। ठीक है, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स हमेशा चेंज होता रहा है, मार्केट ट्रेंड्स चेंज होते हैं, कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज होता है, एंड गवर्नमेंट की पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस, ये सारी चीजें भी चेंज होती रहती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म का। अब जो ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है वो अपने प्राइसेस को एडजस्ट करते रहते हैं कस्टमर डिमांड के बेस पर और कंपटीशन के बेस पर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज प्रैक्टिकल एंड रियल वर्ल्ड फोकस्ड। तो जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो हमेशा से रियल वर्ल्ड की बिजनेस चैलेंजेस को सॉल्व करता हुआ आया है। पहले वो एनालाइज करेगा कि रियल वर्ल्ड में कौन सा हमारी प्रॉब्लम हो रही है, फिर उसको वो सॉल्व करेगा। ये थ्योरेटिकल नहीं होता, और होता भी है तो बहुत कम होता है, ज्यादातर ये प्रैक्टिकल ही होता है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं होटल चेन का। अब जो होटल चेन है वो इकोनॉमिक एनालिसिस का यूज करता है ये डिसाइड करने में कि अलग अलग सीजन के लिए उनके लिए कौन सी बेस्ट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी होगी। होटल चेन यानी कि होटल, तो होटल में अलग अलग फूड आइटम्स बनते हैं, अलग अलग समर, विंटर, और मतलब अलग अलग सीजन के अकॉर्डिंग अलग अलग चीजें बनती हैं। तो उसी को वो एनालाइज करते हैं कि बेस्ट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी उनके लिए कौन सी रह सकती है जो वो अलग अलग सीजन को अडॉप्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, दैट इज स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो जो स्कोप है बिजनेस इकोनॉमिक्स का वो वेरियस एरियाज को कवर करते हैं जहां पर इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं, एंड जो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो बिजनेस की हेल्प करते हैं इफेक्टिवली तरीके से रन होने के लिए। इसमें कई सारे स्कोप इंक्लूड होते हैं, वन बाय वन करके हम इन्हें पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारा स्कोप होता है, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस। डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस के अंदर हम ये समझते हैं कि एट प्रेजेंट कितनी डिमांड है और डिमांड के बिहाफ पर हम सप्लाई करते हैं प्रोडक्ट की। ठीक है, एंड जो डिमांड और सप्लाई होता है वो ही किसी कंपनी के प्राइसिंग को और प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। कैसे, मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझा देती हूँ। ठीक है, हम सपोज करते हैं कि कोई भी एक मार्केट सेगमेंट है और वहां पे डिमांड है अभी 50 की, 50 प्रोडक्ट्स हमें वहां पे डिलीवर करने हैं, 50 की डिमांड है। ठीक है, एंड हम सप्लाई करना चाह रहे हैं 60 की, तो ये तो ज्यादा हो जाएगा, इससे कंपनी का लॉस होगा, बिकॉज डिमांड ही 50 की है, तो हम 60 की सप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो इससे हमारा प्रोडक्शन इफेक्ट होगा। अब हमें पता चलेगा कि डिमांड 50 की है तो हमें सप्लाई भी 50 की ही करनी है, तो हमें प्रोडक्ट भी 50 ही बनाना है। ठीक है, एंड प्राइसिंग भी हमारी अफेक्ट होती है डिमांड और सप्लाई के बेस पर। ये हमारी हेल्प करता है प्रिडिक्ट करने में मार्केट ट्रेंड्स को। अभी एट प्रेजेंट मार्केट में क्या ट्रेंड्स हैं उसको एडवांस में प्रिडिक्ट करने में भी हेल्प करता है डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस। एग्जांपल के लिए एक स्मार्टफोन कंपनी है एंड वो स्टडी करती है कि हमारा जो कस्टमर है उसकी क्या डिमांड है बिना पहले किसी मॉडल को लॉन्च करे हुए। यानी कि वो मॉडल को पहले लॉन्च नहीं करेगी, बल्कि वो पहले मार्केट को स्टडी करेगी कि अगर हम इस मॉडल को लॉन्च कर भी देते हैं तो क्या कस्टमर्स हैं हमारी मॉडल को खरीदने वाले या फिर नहीं है।
नेक्स्ट हमारा स्कोप आता है दैट इज प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस। इसके अंदर कंपनी ये डिटरमाइन करती है कि कौन सा ऐसा बेस्ट तरीका हो सकता है जिसके बिहाफ पर हम गुड्स को प्रोड्यूस करें एंड हमारी जो कॉस्ट है वो मिनिमम हो, यानी कि कम से कम कॉस्ट पर हम गुड्स को कैसे प्रोड्यूस करें। ठीक है, अब ये भी हमारी हेल्प करता है स्केल ऑफ प्रोडक्शन को डिसाइड करने में कि हमें कितना प्रोडक्शन करनी है, कितनी स्केल पर, कितने लेवल पर प्रोडक्शन करनी है एंड कम से कम कॉस्ट पर हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कैसे कर सकें। एग्जाम्पल ले लेते हैं बेकरी का। अब बेसिकली जो बेकरी है वो कैलकुलेट करती है कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी है, लेबर की कॉस्ट कितनी है, इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जितनी भी चीजें यूज हो रही हैं बेकरी के अंदर उन सबकी कॉस्ट क्या है, तो वो इसको कैलकुलेट कर लेती है एंड वो कैलकुलेट करने के बाद अपना एक प्रॉफिटेबल प्राइस रखती है केक का। यानी कि वो प्रॉफिट भी तो उन्हें देखना है, तो प्रॉफिट वो कैसे देखेगी, उनकी जो ओवरऑल कॉस्ट है उसमें थोड़े एडिशनल चीजें वो मिलाकर, फॉर एग्जाम्पल उनकी 50 कॉस्ट होती है तो वो बेचेगी केक कितने पर, 60 का बेचेगी, क्योंकि 10 रुपए उन्हें प्रॉफिट भी तो लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्कोप आ जाता है दैट इज प्राइसिंग डिसीजन एंड मार्केट स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या होता है, जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो काफी ज्यादा हेल्प करती है प्राइसिंग डिसीजन और मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर भी। कैसे, इससे हमारा जो बिजनेस होता है वो ये डिसाइड कर पाता है कि हमारा कंपटीशन क्या है एंड कंपटीशन के बेस पर हमें राइट प्राइस क्या रखना है अपने प्रोडक्ट का, साथ ही साथ हमारे कस्टमर कितने विलिंग है उस प्राइस को पे करने में। ऐसा है, मान लेते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो 50 रुपीज का आइटम बेचना चाहता है, लेकिन हमारे जो कस्टमर है 50 रुपीज विलिंग ही नहीं है देने के लिए। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, वो एनालाइज कर पाएगा कि हमारे जो कस्टमर है वो 40 रुपीज देना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट की प्राइस भी कम करनी पड़ेगी, बिकॉज कस्टमर इतना विलिंग नहीं है पे करने के लिए। एंड कंपटीशन में भी क्या प्राइस चल रहा है उसको भी वो एनहांस करते हैं, एनालाइज करते हैं। ठीक है, अब साथ ही साथ हमें ये भी एनालाइज करने में हेल्प मिलती है अलग अलग मार्केट स्ट्रक्चर को, जैसे कि मोनोपोली, ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, तो ये सारे मार्केट स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम एनालाइज कर सकते हैं एंड इसके बिहाफ पर अपनी प्राइसिंग को भी रख सकते हैं और मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में भी नॉलेज मिल जाती है कंपनी को। एग्जाम्पल लेते हैं हम स्ट्रीमिंग सर्विस का। अब जो स्ट्रीमिंग सर्विस है जैसे कि नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स क्या करता है, बेसिकली वो अपना सब्सक्रिप्शन प्राइस सेट कर देते हैं किसके बिहाफ पर, कॉम्पिटिटर के बिहाफ पर। अब नेटफ्लिक्स का कॉम्पिटिटर कौन होता है, और भी जो सारी स्ट्रीमिंग सर्विस ऐप होंगी जैसे कि Amazon प्राइम, ये सारे आपस में कॉम्पिटिटर होते हैं, तो नेटफ्लिक्स भी अपने कॉम्पिटिटर को देखते हुए अपना प्राइस सेट करते हैं एंड कस्टमर की क्या डिमांड है, क्या कस्टमर नेटफ्लिक्स को चलाना चाहते हैं या फिर नहीं चलाना चाहते हैं, क्या बहुत सारे कस्टमर्स है जो नेटफ्लिक्स का यूज करते हैं, स्ट्रीमिंग एप्स का यूज करते हैं, इसके बिहाफ पर नेटफ्लिक्स जो होता है वो अपने सब्सक्रिप्शन प्राइस को सेट करता है। फोर्थ हमारा स्कोप हो है दैट इज प्रॉफिट मैनेजमेंट। अब प्रॉफिट मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, जो बिजनेस होता है वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहता है, ये तो हमें पता ही है। अगर आप भी बिजनेस करोगे कल को तो आप भी चाहोगे कि आपका प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। तो इसमें क्या होता है, जो बिजनेस इकोनॉमिक्स होती है वो हेल्प करती है बिजनेस की कि किस तरीके से वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाएंगे वो अपने प्रॉफिट को, जब वो अपनी कॉस्ट को और अपने रेवेन्यू को बैलेंस कर पाएंगे। कॉस्ट यानी कि उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट, किसी भी प्रोडक्ट को जनरेट करने के लिए उनकी क्या प्रोडक्शन कॉस्ट लगती है उसको वो समझ पाएंगे एंड उसके बिहाफ पर उन्हें कितना रेवेन्यू चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्हें एक पेन को जनरेट करने के लिए 10 रुपीज कॉस्ट लग रही है, 15 रुपीज का वो पेन बेच रहे हैं, तो उनका जो कॉस्ट होगी वो 10 रुपीज होगी एंड उनका जो रेवेन्यू होगा वो 5 रुपीज होगा। ठीक है, तो वो जब बैलेंस कर पाएंगे कॉस्ट और रेवेन्यू को, तो इसी के बिहाफ पर वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर पाएंगे। साथ ही में क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट गोल्स को हमें सेट करना चाहिए। अगर हमारे लॉन्ग टर्म प्रॉफिट गोल्स नहीं रहेंगे तो कोई भी कंपनी लॉन्ग टर्म तक स्टे नहीं कर पाएगी मार्केट के अंदर। तो अगर आपको मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म तक रहना है तो आपको लॉन्ग टर्म तक प्रॉफिट को जनरेट करने वाला गोल रखना चाहिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर भी रिटेल स्टोर का। अब जो रिटेल स्टोर होता है वो अपने प्रोडक्ट को एडजस्ट करता है, उसकी प्रोडक्ट की प्राइसिंग को एडजस्ट करता है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को डेवलप करते हैं, किस लिए, ताकि वो अपने प्रॉफिट को इनहांस कर सके, उसको बढ़ा सके ड्यूरिंग द हॉलीडे सीजन। ठीक है, रिटेल स्टोर जो होता है वो हॉलीडे सीजन में मैक्सिमाइज करना चाहता है अपने प्रॉफिट को, क्योंकि हॉलीडे सीजन में क्या होता है, ज्यादातर लोग घर पर रहते हैं तो शॉपिंग वगैरह करने जाते हैं, रिटेल स्टोर्स पे जाते हैं। ठीक है, एंड जब हॉलीडे रहता है बच्चों का भी तो वो उन्हें भी कई सारी चीजें चाहिए होती है, तो इस केस में क्या होता है, वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का तरीका ढूंढते हैं।
नेक्स्ट हमारा स्कोप है दैट इज बिजनेस रिस्क एंड अनसर्टेनिटी मैनेजमेंट। इसके अंदर हम रिस्क को इवेलुएट करते हैं, जैसे कि हमारा इकोनॉमिक डाउन टर्म्स, यानी कि इकोनॉमी के अंदर अगर कोई भी डाउन आ जाए तो उसको हम इवेलुएट करते हैं, जैसे कि रिसेशन का आ जाना, इन्फ्लेशन महंगाई का हो जाना, और कॉम्पिटिटर एक्शन, हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो करेंटली मार्केट के अंदर क्या एक्शन रह रहा है उसको भी हम एनालाइज करते हैं। तो ये सारे रिस्क को हम पहले एनालाइज कर लेते हैं जो हमारा बिजनेस रिस्क हो सकता है। साथ ही में हमें रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज, रिस्क मिटिगेशन का मतलब होता है रिस्क को कम करना, ठीक है। तो हमें ऐसी स्ट्रैटेजीज भी डेवलप करनी चाहिए बिजनेस को जिससे उनका रिस्क ना के बराबर हो जाए। एंड अगर रिस्क हो भी रहा है तो कंपनीज को पहले से ही एनालाइज करके रखना चाहिए ताकि वो रिस्क को प्रिवेंट कर सके, ठीक है, बचा सके अपनी कंपनी को रिस्क होने से। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे ट्रैवल एजेंसी का। अब जो ट्रैवल एजेंसी होती है वो लोअर डिमांड को अडाप्ट करती है ऑफ सीजन के अंदर, और वहां पर वो डिस्काउंट देती है, क्योंकि ट्रैवल एजेंसीज को पता है अगर कहीं पर भी ऑफ सीजन होता है तो इस ऑफ सीजन में कम से कम लोग जो होते हैं वो ट्रैवल करते हैं। तो लोगों को, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए वो डिस्काउंट देना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि अगर डिस्काउंट देंगे तो हो सकता है कि कई सारे लोग ट्रैवल करना शुरू कर दें, यानी कि कई सारे लोग, जब डिस्काउंट मिलता है तो लोग ट्रैवल कर लेते हैं वहां पर। तो इस केस में क्या होता है, ट्रैवल एजेंसी को भी प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट हमारा स्कोप आता है दैट इज कैपिटल बजटिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स है, जो बिजनेस है उसकी हेल्प करती है ये डिसाइड करने में कि हमें अपने पैसे को कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हमारा पैसा आगे को जाकर डूबे ना। इन फ्यूचर हमारा पैसा डूबना नहीं चाहिए, उसकी ग्रोथ होनी चाहिए, तो हमें किस तरीके से अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए। साथ ही में हम प्रोजेक्ट को इवेलुएट करते हैं, जो कि हमारे एक्सपेक्टेड रिटर्न देने वाले प्रोजेक्ट होते हैं, वो प्रोजेक्ट जिनसे हमें ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं, कंपनी जो होती है वो इन्वेस्ट करती है अपने पैसों को सोलर एनर्जी के अंदर ताकि इलेक्ट्रिसिटी को रिड्यूस कर सके, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट कम होगी, सस्टेनेबिलिटी भी इंप्रूव होगी, यानी कि कंपनी ने यहाँ पर एक अच्छा डिसीजन लिया है जहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, सोसाइटी को भी और कंपनी को भी बेनिफिट हो रहा है। नेक्स्ट हमारा स्कोप आता है दैट इज गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड बिजनेस डिसीजन। अब यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली हम यहाँ पर एग्जामिन करते हैं कि गवर्नमेंट की जो भी रूल्स है, रेगुलेशंस है, पॉलिसीज हैं, टैक्सेस हैं, वो किस तरीके से हमारे बिजनेस के ऑपरेशंस को, बिजनेस को इम्पैक्ट करती है। यहाँ पर जो बिजनेस होते हैं वो एडजस्ट भी कर सकते हैं अपनी स्ट्रैटेजीज को अकॉर्डिंगली। वो देख सकते हैं अगर कोई स्ट्रैटेजी उनके बिजनेस के ऊपर अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर रही तो वो दूसरी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर सकते हैं, कहीं और स्ट्रैटेजी बना सकते हैं अपने मार्केट को समझने के बाद। एग्जाम्पल ले लेते हैं कार मैन्युफैक्चर कंपनी का। अब यहाँ पर क्या होता है, जो कार मैन्युफैक्चर कंपनी है वो शिफ्ट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर। अभी तक तो वो कार बनाती रही है ऐसी कार जहाँ पे पेट्रोल और डीजल का यूज होता है, बट अब वो अपनी कार को शिफ्ट करना चाह रही है इलेक्ट्रिक कार के ऊपर, ठीक है। तो अब वो इलेक्ट्रिक कार के ऊपर अगर शिफ्ट करना चाह रही है तो जो गवर्नमेंट है उनको कितना पैसा उन्हें देना पड़ेगा, एंड हमारी इन्वायरमेंट रेगुलेशंस, जो हमारी इन्वायरमेंट की पॉलिसीज है उसको कोई हार्म तो नहीं होगा। तो ये सारी चीजें जो भी गवर्नमेंट के रूल्स है, रेगुलेशंस है, उसको समझना पड़ेगा इलेक्ट्रिक कार में ट्रांसफर करने से पहले। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इंटरनेशनल ट्रेड एंड ग्लोबल बिजनेस। इसके अंदर हम एनालाइज करते हैं ग्लोबल मार्केट को और ट्रेड पॉलिसीज को। ट्रेड पॉलिसीज के अंदर बेसिकली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने की जो भी पॉलिसीज होती हैं वो सब आ जाती हैं। इसके अंदर हमें हेल्प मिलती है बिजनेस को कि वो किस तरीके से एक्सपैंड कर पाएगा अपने बिजनेस को इंटरनेशनली भी, क्योंकि अगर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो कंट्री टू कंट्री होता है, एंड अगर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमारा बिजनेस जो है वो ऑटोमेटिकली एक्सपैंड हो रहा है इंटरनेशनली। एग्जाम्पल ले लेते हैं क्लोथिंग ब्रांड का। अब जो क्लोथिंग ब्रांड है वो इंटरनेशनल मार्केट ट्रेंड्स को स्टडी करता है। पहले स्टोर खोलने से पहले अगर हमारे क्लोथिंग ब्रांड को दूसरी कंट्री में जाकर स्टोर को ओपन करना है तो वो करने के लिए उन्हें पहले क्या करना पड़ेगा, इंटरनेशनल मार्केट ट्रेंड्स को स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि दूसरी कंट्री का फैशन क्या है, वो कैसे कपड़े पहनते हैं। तो इस केस में जो हमारा क्लोथिंग ब्रांड होगा पहले वो स्टडी करेगा मार्केट के सारे ट्रेंड्स को, एंड उसके बिहाफ पर वो क्या करेगा, दूसरी कंट्री में जाकर अपने स्टोर को ओपन करेगा।